हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो मेरे दोस्तों, अब हम बातचीत करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की। जैसा कि हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में जो भी पैसा लगता है वो अल्टीमेटली शेयर मार्केट में जाता है या डेट मार्केट में जाता है या दोनों का हाइब्रिड में जाता है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नई नई चीज़ें भी आ रही हैं, राइट। तो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो इसी के अराउंड होगा। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, राइट। और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड की पूरी तरह से कैटेगरीज बना के आपको क्लियर कट बता दिया कि कितनी तरह के म्यूचुअल फंड्स आपके सामने आएंगे। ठीक है जी। तो जो सेबी ने एक सर्कुलर इशू किया, कैटेगराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम इन 2017। तो इसका मकसद ये था कि जो भी फंड्स बनाए जा रहे हैं उसमें थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी दिखाई दे, क्योंकि जो व्यक्ति इन्वेस्ट करने वाला है उसे कन्फ्यूजन ना हो कम से कम। क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देख रहे थे कि हर कोई म्यूचुअल फंड अलग अलग तरह की स्कीम बना के जो है लॉन्च करने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आपको कैटेगरीज का अंदाज़ा ही नहीं रहता कि कुछ कैटेगराइजेशन तो पहले भी था, ऐसा नहीं था कि कैटेगराइजेशन पहले नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बदलता है तरह तरह के एसेट क्लास दिखते रहते हैं और तरह तरह की स्कीम्स में बदलाव चलते चले जाते हैं, राइट। क्योंकि ह्यूमन माइंड है भाई, कोई ना कोई आइडियाज़ नए निकालता ही है। तो इसीलिए सबसे पहले तो ये किया गया कि जितनी भी सिमिलर टाइप ऑफ स्कीम्स थी उनको एक एक कैटेगरी में डाल दिया गया। जैसे कि जितनी भी इक्विटी स्कीम्स थी उनको इक्विटी में डाल दिया, जितनी भी डेट स्कीम्स थी उनको डेट स्कीम में डाल दिया, यानी लोन वाली स्कीम्स में। ठीक है। जितनी दोनों को मिक्सचर करके बनाई गई थी उसे हाइब्रिड स्कीम में। फिर कुछ सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स और अदर स्कीम्स जो हैं उनको बनाया गया और उसमें दो दो कैटेगरीज ऐड कर दी गई। तो ये 5 कैटेगरीज बनाई गई, ABCDE। इक्विटी स्कीम्स, डेट स्कीम, इन दोनों का मिक्सचर यानी हाइब्रिड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड और अदर स्कीम्स। अब इक्विटी में 11 देख रहे हो आप, 11 सब कैटेगरीज बनाई। डेट स्कीम में 16 सब कैटेगरीज, हाइब्रिड स्कीम में 6 सब कैटेगरीज, सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम में 2 सब कैटेगरीज और अदर स्कीम्स में 2 सब कैटेगरीज। हम बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं हमारे पास, उन वेबसाइट पर जाके देखेंगे कि किस तरीके से हमें सारे के सारे नज़र आते हैं, राइट। लेकिन इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव केवल इतना ही था कि यूनिफॉर्मिटी आ जाए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ स्कीम में। जो भी डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स जो है लॉन्च किए जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स को इवैल्यूएट करना आसान हो, क्योंकि जितना इवैल्यूएट आसानी से इन्वेस्टर कर पाएगा उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का लेवल भी बढ़ेगा, राइट। क्योंकि जिस चीज़ के बारे में जानकारी कम होती है उसमें आप, हो सकता है कि किसी कहने पर जी ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है लगा दो पैसा, लेकिन आपको स्कीम के बारे में अंदाज़ा नहीं होता, राइट। और आज भी मैं कहूँगा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बस किसी के कहने पर ही म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि उस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति उसमें पैसा डालते ही जा रहा है, डालते ही जा रहा है, डालते ही जा रहा है, और उसको वो इवैल्यूएट ही नहीं कर पा रहा। तो कहानी यहाँ पर यह आती है कि एक इन्वेस्टर को जागरूक करने के लिए इन सब चीज़ों के लिए स्टेप्स लेना आवश्यक था। इसीलिए ने 5 कैटेगरीज में सेबी ने इसे बांट दिया। सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये पूरा का पूरा शेयर मार्केट को भी इस तरह से गाइड करता है, ऊपर से देखता है कि गड़बड़ तो नहीं हो रही, राइट, रेगुलेट करता है। उसी तरह से म्यूचुअल फंड स्कीम्स, क्योंकि ये पैसा भी अल्टीमेटली इक्विटी, डेट और इन चीज़ों में ही जाना है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो चलिए चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। और यहां पर हमारे सामने कहानी है सबसे पहले इक्विटी स्कीम्स की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इक्विटी स्कीम्स में 11 सब कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहला जो मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड का मतलब क्या होता है? मल्टी कैप फंड का मतलब है जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स सारे के सारे आएंगे। यानी इसके अंदर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी आपको यहां पर नजर आने वाले हैं। लेकिन सेबी का एक सर्कुलर आया था 11 सितंबर 2020 के दिन। उन्होंने कहा जी, अगर आप ये कहते हैं कि आप किसी ओपन एंडेड स्कीम में पैसा लगा रहे हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस स्कीम में जब पैसा लगाया जाएगा तो NFO आने के बाद भी लगातार कभी भी आप लाइफ टाइम में पैसा लगा सकते हो, और ये ओपन एंडेड है, चलता रहेगा।
लेकिन जब आप इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड स्कीम्स की बात कर रहे हो तो मिनिमम 75% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड फंड्स में पैसा लगना चाहिए, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो। यानी इस टोटल अमाउंट का जो भी टोटल एसेट्स आएंगे, जैसे मान लीजिए 100 करोड़ आए, 100 करोड़ में से मिनिमम 75 करोड़ इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में लगना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अदर देन इक्विटी में भी पैसा लग सकता है। वो कहने जी जब आप 75% लगाओगे टोटल एसेट का, जैसे मान लिया जाए 75 करोड़ हो गया, 100 में से 75 करोड़ आपने किस में लगा दिया, इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड फंड्स में। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मान लीजिए 100 करोड़ आया, इस मल्टी कैप फंड में कितना आ गया जी, इस मल्टी कैप फंड में 100 करोड़ आ गया। इस 100 करोड़ में इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड फंड्स में जो पैसा लगेगा, मिनिमम कितना लगना चाहिए, इसमें से 100 में से 75 करोड़ इसी में लगना चाहिए। ठीक है जी, 75 करोड़ जो है वो इसी में लगना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर वो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड फंड्स बोल दिए गए शब्द, तो इसमें तो भैया लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों आ गए। तो इनमें वो डिवीजन कैसे होगा, क्या उसका भी डिवीजन बताया गया? जी हाँ। तो इस 100 करोड़ का जो मल्टी कैप फंड टोटल बनाया है, इसमें से 75% तो लग गया इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड फंड्स में, लेकिन इस 75 करोड़ को भी कैसे डिवाइड करोगे कि 25% आपने मिनिमम जो है लार्ज कैप में लगाना ही है। देख रहे हो, इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड फंड्स तो आ ही रहे, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, लेकिन कितना, किस में? वो कहता है जी इक्विटी इक्विटी रिलेटेड फंड में 25% ऑफ टोटल एसेट, 25% ऐसे, 25% ऐसे। यानी अगर आप इसका पूरा इस्तेमाल इक्विटी में नहीं कर रहे हो, क्योंकि मिनिमम 75 अलाउड है, मिनिमम 75 करना है, यानी 25 आप कहीं और करोगे। तो कहानी यहाँ पर ही आती है कि लार्ज कैप कंपनीज में भी होना चाहिए 25, इसमें भी 25, इसमें भी 25। अब आप कहते हो नहीं नहीं नहीं, हम तो जी थोड़ा लार्ज कैप में ज़्यादा लगाना चाहते, तो ठीक है भाई, 25 बचा हुआ है ना तुम्हारे पास एक्स्ट्रा, वो जहाँ मर्जी लगा लो। आपको लगता है मिड कैप में लगाना है तो भाई मिड कैप में लगा दो, आपको लग रहा है लार्ज कैप में लगाना है तो लार्ज कैप में लगा दो, आपको लग रहा है स्मॉल कैप में लगाना है स्मॉल कैप में लगा दो, लेकिन 25 25 25 तो इस तरीके से लगेगा ही लगेगा। अब आप जिसमें बढ़ाना चाहते हो, आपके पास एक्स्ट्रा 25 पड़े थे ना, वहां से लगा दो। ये 25 करोड़ आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा, ये आपकी इच्छा है, अब जिसमें मन करे लगा दो, क्योंकि मिनिमम 75 की जो रिक्वायरमेंट थी तीनों में वो पूरी हो गई है। सो एक बार ये काम पूरा कर दिया, उसके बाद आपकी इच्छा है कि 25% बचा हुआ जिसमें चाहे आप लगा लें। अच्छा, पहले क्या हुआ करता था कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप अमाउंट के हिसाब से होता था कि इतने हज़ार करोड़ की कंपनी है, जो स्मॉल कैप बोल दो, इससे ज़्यादा की है लेकिन इससे कम है तो उसे मिड कैप बोल दो, और इससे ज़्यादा की तो लार्ज कैप। लेकिन धीरे धीरे करते करते कंपनीज का जो लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो मिड कैप और लार्ज कैप की जब बात आती है, तो ऐसी स्थिति में अब क्या बोल दिया है कि अगर कंपनी का फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने निकाल लिया, इन टर्म्स ऑफ फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है जी। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस, यानी मार्केट में कितने शेयर गए हुए हैं, किस किस के पास कंपनी के कितने शेयर्स हैं जो अलॉटेड है, ठीक है जी, और आज की डेट में करंट मार्केट प्राइस उसका क्या है, वो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन तय कर देता है। तो पहली जो 100 कंपनीज हैं जो अपने पहले 1 से लेके 100, उसे बोलेंगे लार्ज कैप, अगली 101 से 250 उसको बोलेंगे मिड कैप, और 251 ऑनवर्ड्स उनको बोलेंगे स्मॉल कैप। तो जी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों की डेफिनेशन आपके सामने आ गई, ठीक है जी। द सेम डेफिनेशन अप्लाइज इन केस ऑफ अदर स्कीम्स कैटेगरीज, वहां पर भी यही सेम चीज अप्लाई होगी, ठीक है।
तो ये लार्ज कैप की ये थी मल्टी कैप की कहानी। फिर लार्ज कैप पे आ जाओ। अब लार्ज कैप के लिए क्या है, अगर आप कह दीजिए मेरा लार्ज कैप फंड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर एक रुपया जो भी आपके एसेट में आया वो आपको सारा का सारा लार्ज कैप में ही डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मिनिमम 80% ऑफ टोटल एसेट्स, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो भी है वो 80% ऑफ टोटल एसेट, यानी आपने अगर 100 करोड़ रुपए लिए लार्ज कैप फंड में, तो उसका मिनिमम 80 करोड़ इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड फंड्स में जाएगा। वो वाले इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड फंड्स जो कि लार्ज कैप कंपनीज हैं, यानी पहली 1 से लेकर 100 नंबर तक की जो कंपनीज है लार्ज कैप वाली, जिनका सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो आपने उन कंपनीज में पैसा लगाया हुआ है। ठीक है जी। तो प्रिडोमिनेंटली जो है ये कहाँ लगाती है पैसा, लार्ज कैप में। तो वर्ड जो प्रिडोमिनेंटली है, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द मनी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये मिड कैप में 1 रुपया भी नहीं लगा सकते, ये स्मॉल कैप में 1 रुपया भी नहीं लगा सकते, लेकिन प्रिडोमिनेंटली यानी 80% अमाउंट जो है वो सारा का सारा किस में जाएगा, वो जाएगा, बोलिए जल्दी जल्दी, लार्ज कैप में। उसी तरह से लार्ज कैप के साथ कई कहते हैं नहीं जी मिड कैप कंपनीज जो है ना वो बड़ी जल्दी ग्रो कर रही हैं, तो एक काम करो, एक नया फंड बनाओ जिसमें लार्ज कैप भी हो, जिसमें मिड कैप भी हो। तो जब दोनों को लेकर के आएंगे तो कहेंगे जैसे मल्टी कैप फंड में मिनिमम 25-25-25 डाल दिया था ना, कि जी इसमें अगर आप मल्टी कैप बोल रहे हो तो सब में 25-25-25 तो होना चाहिए, बाकी बचा हुआ जैसे मर्जी आप यूज़ करो। उसी तरह से लार्ज और मिड कैप में भी बोल दिया कि मिनिमम 35% तो दोनों में होना ही चाहिए। ध्यान रखिए ये भी एक ओपन एंडेड स्कीम है, ये भी ओपन एंडेड स्कीम। इज दैट वेरी वेरी क्लियर। तो लार्ज कैप भी और ये लार्ज एंड मिड कैप भी दोनों ही ओपन एंडेड स्कीम है, लेकिन अगली कहानी ये है कि जब आपने लार्ज कैप और मिड कैप दोनों में पैसा लगाने की बात की है, तो इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड फंड में जो भी आपके शेयर्स हैं, जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें मिनिमम लार्ज कैप में कितना आना चाहिए, 35%। उसी तरह से मिनिमम इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड मिड कैप में कितना आना चाहिए, 35%। यानी मिनिमम दोनों में 35% लगा दो, उसके बाद बचा 30%, वो जहां मर्जी लगाओ, वो दोनों में से जहां मर्जी लगाओ, आपकी इच्छा है, जिसको चाहे आप उसे बढ़ा सकते हो। ठीक है। और प्रिडोमिनेंटली आप देख रहे हो कि इसी के अंदर पैसा लगा होना चाहिए। फिर आता जी मिड कैप फंड। तो मिड कैप फंड की बात होती है कि ये नहीं कि सारा का सारा मिड कैप में डाल देंगे, तो उसके अंदर लिखा गया जी 65% ऑफ टोटल एसेट मिड कैप कंपनीज में होना चाहिए, यानी बचा हुआ 35% जो अमाउंट है वो आप अगर चाहें तो वो आप अदर कंपनीज में भी लगा सकते हैं। तो ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम्स जो है प्रिडोमिनेंटली जो है मिड कैप में डालती हैं। प्रिडोमिनेंटली, सुन रहे मेरी बात, प्रिडोमिनेंटली वो पैसा मिड कैप में जाएगा, लेकिन सारा का सारा पैसा मिड कैप में जाए ऐसा नहीं है। 65% मिनिमम जाना चाहिए, बचे हुए 35% को आप लार्ज कैप में डाल सकते हो, थोड़ा सा स्मॉल कैप में डाल सकते हो, उसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल सेम तरीके से जब स्मॉल कैप फंड भी आएगा अकेला, उसमें भी मिनिमम 65% आपका स्मॉल कैप फंड्स में होना, स्मॉल कैप कंपनीज में होना चाहिए, इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड फंड। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी होनी चाहिए, 65% ऑफ टोटल एसेट्स। समझे मेरी बात। ये भी एक ओपन एंडेड स्कीम है, यानी बचा हुआ 35% आप कहाँ लगा सकते हो, बचे हुए 35% को आप लार्ज कैप में लगा सकते हो, कुछ ना कुछ हिस्सा मिड कैप में लगा सकते हो, ये आपकी इच्छा है। तो हमने जब ये सारी की सारी कहानी यहाँ पर सीखी, तो आपने सबसे बढ़िया चीज़ जो पढ़ी वो ये कि अगर आप मल्टी कैप फंड की बात करते हो, अगर आप मल्टी कैप की बात करते हो, तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में आपको कितना कितना लगाना पड़ेगा जी, मिनिमम आपको यहाँ पर 25% लगाना पड़ेगा। ये मिनिमम अमाउंट है सारे के सारे, ये जो भी मैं शब्द यहाँ पर लिख रहा हूँ ये मिनिमम है। ठीक है, मिनिमम आपको 25% यहाँ पर लगाना होगा। तो ये देख लीजिए, मिनिमम लार्ज कैप में कितना लगाना है, मिनिमम मिड कैप में कितना लगाना है, मिनिमम स्मॉल कैप में कितना पैसा लगाना है। तो मिनिमम अमाउंट लार्ज कैप में, मिनिमम अमाउंट मिड कैप में, मिनिमम अमाउंट स्मॉल कैप में।
तो यहाँ पर तीनों में 25-25% तो लगाना ही है, उसके अलावा आप एक्स्ट्रा किस में भी लगा सकते हो। अब मैं चलता हूँ अगले पॉइंट पर, जहाँ बात करेंगे लार्ज कैप की, कि अगर कोई लार्ज कैप फंड है तो उसमें आपको मिनिमम 80% यहाँ पर लगाना ही लगाना है। बाकी आप टोटल एसेट में से, ये क्या, आउट ऑफ, ये सारी की सारी बातें जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये क्या है, आउट ऑफ 100% ऑफ टोटल एसेट, यानी जितना भी पैसा आपके पास इन टोटल आता है, ठीक है जी, उस अमाउंट में से ये बात हो रही है, आउट ऑफ 100% ऑफ टोटल एसेट्स। ठीक है जी, यानी 100 करोड़ आए तो मिनिमम 25-25 करोड़ आपको कहाँ लगाना पड़ेगा, मिनिमम 25-25 करोड़ आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। इधर मिनिमम आपको 80% यहाँ लगाना पड़ेगा, इसको अभी इसके लिए कोई बात नहीं कही गई। फिर लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड, अगर आपने ये फंड बनाया, एफ डॉट लिख देता हूँ फंड के लिए, तो लार्ज कैप और मिड कैप की अगर बात करेंगे तो लार्ज में भी मिनिमम 35% आपको लगाना पड़ेगा, मिड कैप में भी मिनिमम 35% लगाना पड़ेगा, और बाकी जहाँ मर्जी लगाओ, फिर वो आपकी इच्छा है, आपको जैसे ठीक लगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जी, हमने क्या पढ़ा, अगर मिड कैप फंड है तो मिड कैप फंड में मिनिमम 65% मिड कैप में लगना चाहिए, बाकी बचा हुआ पैसा आप फिर जहाँ मर्जी लगा दो। उसी तरह से आपने देखा जी, स्मॉल कैप फंड अगर नाम दिया गया तो क्या होगा, तो मिनिमम 65% ऑफ टोटल एसेट, जितना पैसा आपने रिसीव किया है वो हिस्सा कहाँ लगेगा, स्मॉल कैप फंड में लगेगा, बाकी आप जहाँ मर्जी लगाइए। तो ये जो है कैटेगराइजेशन इस तरीके से हो गया। फिर कुछ ऐसे फंड आते हैं जो कि डिविडेंड यील्ड होते हैं, यानी डिविडेंड यील्ड का मतलब जिसका मेन मकसद ही क्या है, डिविडेंड मिले जहाँ पर, तो इसका मतलब उसका प्रिडोमिनेंटली जो भी अमाउंट होगा ऐसे शेयर्स में होगा जो कि 65% है, जो ऐसे शेयर्स है जिसमें सबसे ज़्यादा डिविडेंड मिलता है। क्योंकि ये फंड जो है ये उनके लिए है ताकि जो पैसा है वो रेगुलर इनकम के रूप में हमें मिलता रहे, इसीलिए इसे डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स बोला जाता है। और मिनिमम जो फंड है ऐसे स्टॉक्स में जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड पे करते हैं 65% उसमें पैसा लगेगा। ठीक है जी, तो अब बातचीत करते हैं जी वैल्यूड फंड की और कॉन्ट्रा फंड्स की। वैल्यूड फंड का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपने ऐसे शेयर्स को ढूंढा जो कि अंडर वैल्यूड है मार्केट में। अंडर वैल्यूड का मतलब क्या हो गया, अंडर वैल्यूड का मतलब यहाँ पर ये हो गया, अंडर वैल्यूड का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आपने देखा मार्केट के अंदर इस शेयर की वैल्यूएशन निकाली तो ज़्यादा है, लेकिन लोगों ने इसे अभी कम प्राइस दिया हुआ है, यानी शेयर मार्केट में उसका प्राइस अगर कम है लेकिन उसका वैल्यूएशन ज़्यादा होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में वो पैसा उन कंपनीज में ढूंढ ढूंढ के लगाया जाए। अब कहानी यहाँ पर ये भी आ जाती है कि आप कहते हो जी जो वैल्यूड फंड है ये भी ओपन एंडेड स्कीम है, जी हाँ बिल्कुल ठीक है जी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें भी 65% रहेगी, ध्यान रखिए 65% पैसा उन्हीं जगह लगेगा जो कि ऐसी वैल्यूड कंपनीज है। ठीक है, फिर एक आता है जी कॉन्ट्रा फंड। कॉन्ट्रा फंड का मतलब क्या होता है, जो कि कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। आप वैसे नॉर्मली आप इन्वेस्ट करोगे तो आप देखोगे कहाँ कि ऐसी जगह पैसा लगाओ जो भैया मार्केट में आजकल चल रहा है, जो तेज़ी से चल रहा है उसी चलती ट्रेन में बैठ जाओ। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी उसकी बिल्कुल रिवर्स है। रिवर्स कैसे देखते हैं जी, ऐसा है कि एक ऐसा सेक्टर ढूंढो जो बिल्कुल मरा पड़ा है, यानी एक तरह से या कहो कि वो धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है। मार्केट में निफ्टी ने परफॉर्म बहुत बढ़िया किया है लेकिन इसने अंडर परफॉर्म किया है। सारे सेक्टर चल रहे हैं लेकिन ये बिल्कुल सेक्टर ढीला पड़ा हुआ है। अगर वो ढीला पड़ा हुआ है तो इसका मतलब सेक्टर में तो दम है लेकिन अभी सही समय नहीं आया है, और इस समय बहुत ही बढ़िया रेट पे वो सारे के सारे शेयर्स मिल रहे हैं। तो अगर ऐसे समय में उसमें पैसे धीरे धीरे करके डाला जाए तो एक समय जब आएगा वो बड़ी तेजी से ऊपर उठेगा तो सबको जो है जबरदस्त रिटर्न मिलेगा, यानी एक साथ सारे के सारे पाप वो धो देगा। तो ऐसी स्थिति में जो डिप्रेस्ड, अंडर परफॉर्मिंग ऐसे शेयर या ऐसे सेक्टर होते हैं
उनको ढूंढ ढूंढ के निकाला जाता है और वहां पर पैसा डाला जाता है। ये है वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड। ठीक है जी। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर जो कहलाता है फोकस्ड फंड। फोकस्ड का मतलब ये हो गया कि इन्होंने अपना फोकस बता दिया जी, हमारा फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ इतने शेयर्स पर ही रहेगा। हमने कोई 50 शेयर नहीं ले लेने, हमने 50-100 शेयर नहीं लेने, हमारे पास 30 शेयर का मैक्सिमम स्लॉट है कि जी आप इस फोकस फंड में मैक्सिमम 30 शेयर जो है डाल सकते हो, 30 कंपनीज के शेयर्स। लेकिन हमने 30 में से भी केवल 25 चुन ली या 20 चुन ली या 15 चुन ली कि जी हम तो 15 कंपनी में पैसा लगाएंगे, हमने बड़ी तगड़ी रिसर्च कर लिया है, इन्हीं 15 कंपनी में पैसा लगेगा और कहीं पैसा नहीं लगेगा। ये हमने सेक्टर को चूज नहीं किया, अभी हमने कंपनीज को चूज कर लिया कि भाई हमारी ये 30 कंपनी कौन सी है मैक्सिमम। 30 से कम कर सकते हो, 30 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो जब मैक्सिमम 30, ठीक है कि नहीं, ये जब कंपनीज आ गई तो आपने कहा जी हमारा तो ध्यान केवल इन पर है। हमने यहाँ पर जो है 60 बंदे लगा रखे हैं, हर एक स्टॉक पर 2 बंदे रात दिन रिसर्च कर रहे हैं। बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये हमने हर एक स्टॉक पर एक एक बंदा लगा रखा है, वो सिर्फ उसी की रिसर्च करता है। वो सबका पैटर्न बता दिया हमने कि ये करना है, डेली आपने ये चीज़ें देखनी है, ये ढूंढनी है आपने, और वो केवल उसी के पीछे लगे रहते हैं। इसका मतलब सभी लोग फोकस्ड हैं उस पर। ऐसे केस में हो सकता है कि ये लार्ज कैप भी हो या मिड कैप शेयर हो या स्मॉल कैप शेयर हो, ये आपकी इच्छा है। लेकिन आपको यहाँ पर भी 65% पैसा जो है उसी स्टॉक में लगाना पड़ेगा जो आपने ये मैक्सिमम 30 स्टॉक चुने हैं। यानी फोकस आपका वहीं पर होगा, यानी मेजॉरिटी ऑफ मनी आपने वहीं लगाया हुआ है। तो आपको बस ये बताना पड़ेगा कि वो शेयर कौन कौन से हैं, वो लार्ज कैप से आते हैं, मिड कैप से आते हैं, स्मॉल कैप से आते हैं। लेकिन मिनिमम इक्विटी की इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पर होगी, जैसा कि मैंने कहा 65% ऑफ टोटल एसेट ऐसे ही शेयर्स में लगेंगे। तो वो फंड जो है वो बन जाएगा फोकस्ड फंड। अब आता हूं मैं बहुत ही शानदार चीज पर, सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स। दोनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है ना। सेक्टर का मतलब हो गया जी एक पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे कि पावर सेक्टर एक सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर एक सेक्टर है, ऑटो सेक्टर एक सेक्टर है। आपने कहा जी हम जो है बस ऑटो सेक्टर में ही पैसा लगाएंगे, यानी ऑटो सेक्टर में जितनी कंपनीज आती हैं आपने उनकी लिस्ट बनाई, उनमें से चुन लिया जी हमारी ये 10 कंपनीज हैं, हाँ जी हमने महिंद्रा में लगाना है, हमने टाटा में लगाना है, हमने मारुति में लगाना है, हमने पैसा उसके अलावा जो है कुछ ऑटो एंसिलरीज चुन ली, या टीवीएस मोटर आ गया, फोर्स मोटर आ गया। इस तरह से आपने मान लीजिए लिस्ट बना ली, एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं। उस तरह से बैंकिंग में आपने कहा जी हम लगाएंगे, कुछ प्राइवेट बैंक हो सकते हैं, कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक हो सकते हैं, हमने 10 बैंक निकाल लेने, वहाँ पर पैसा लगा देना। आपने सेक्टर चुन लिए। फोकस्ड फंड में ऐसा नहीं था। फोकस्ड फंड में कोई भी स्टॉक किसी भी सेक्टर से, चाहे वो मिड कैप हो, लार्ज कैप हो या स्मॉल कैप हो, कहीं से भी आ सकता है। लेकिन सेक्टोरल में केवल एक ही पर्टिकुलर सेक्टर से ही आएगा। अगर आपने चुन लिया कि हमारा पावर सेक्टर है तो भैया सारे पावर सेक्टर के फंड होंगे। अगर आपने चुन लिया कि हमारा आईटी सेक्टर है तो सारे आईटी सेक्टर के फंड होंगे। इसे बोलते हैं सेक्टोरल। ये भी ओपन एंडेड स्कीम है जिसमें आपने एक स्पेसिफिक सेक्टर को चुन लिया, फॉर एग्जांपल बैंकिंग या पावर, ये सेक्टोरल फंड हो गए, ठीक है कि नहीं। तो आपने अब जहां जहां इन्वेस्टमेंट करनी है दैट शुड बी इन लाइन विद योर सेक्टर। आपकी इन्वेस्टमेंट थीम के हिसाब से ही होना चाहिए। तो ये बन गया जी एक सेक्टर। तो भाई थीम का मतलब भी तो वही हो गया। थीमेटिक यानी क्या, थीम है वही है, ऐसा नहीं है। सेक्टर से भी बड़ा स्कोप होता है एक पर्टिकुलर थीम का। जैसे कि जब हम बोलते हैं जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या खाली पावर सेक्टर आता है क्या? नो, सीमेंट, स्टील, पावर, टेलीकॉम, कंस्ट्रक्शन, सब कुछ आ गया इसी में। तो जब आपने बोल दिया मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, तो इसका मतलब आपने कई जुड़े हुए सेक्टर जो सारे इंफ्रा में ही आते हैं अलग अलग, सीमेंट, स्टील, पावर सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, सब अलग अलग हैं, लेकिन इनकी थीम सेम है। थीम जो है वो इंफ्रा ही है। तो ऐसे कहलाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर थीमेटिक स्कीम्स। तो इसका मतलब उसी थीम से जुड़े शेयर्स में पैसा लगेगा। मल्टीपल सेक्टर हो सकते हैं लेकिन थीम सेम रहना चाहिए। यहाँ पर भी मिनिमम 80% जो है वो ऐसे ही शेयर्स में लगेगा। जितने टोटल एसेट आए
उसका मिनिमम 80% यहीं पर लगाया जाएगा। क्या ये बात समझ में आई सभी को? चलिए ये भी काम खत्म हुआ। अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर, जो कि कहलाता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स का मतलब क्या है? ये एक ओपन एंडेड स्कीम है ये भी, और यहाँ पर 3 साल का लॉक इन रहेगा, जिसमें 3 साल तक का पैसा नहीं निकाल पाओगे, लेकिन सरकार आपको टैक्स बेनिफिट देगी यहाँ पर कि अगर आपने यहाँ पर ऐसे फंड में पैसा लगाया ईएलएसएस में, यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में, तो बजाय कहीं आप और जगह सेव करने के बजाय इक्विटी में पैसा लगाओ। पैसा जब मार्केट में आएगा, फंड में आएगा, अलग अलग जगह कंपनीज में जाएगा, यही पैसा एक तरह से जो आपकी सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट बन के मल्टीप्लायर इफेक्ट दिखाएगा पूरे देश में, ठीक है ना। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर भी 80% उसी तरीके से होगी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बताएगी। अब सवाल यह आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्यों बताएगी भाई, ये क्या बात हुई? यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का क्या रोल है? क्योंकि सरकार यहाँ पर टैक्स का बेनिफिट दे रही है, तो वो क्यों दे रही है उसके पीछे भी तो रीज़न होगा। सरकार किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, किसी पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स की इनफ्लो की इच्छा रखती है, तो उसे लगता है कि अगर यहाँ पैसा आ गया तो उससे पूरे देश की तरक्की होगी। तो इसी कारणवश मिनिमम 80% ऑफ टोटल एसेट उसी जगह पर लगाया जाएगा जहां मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहेगी, तभी तो टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो पैसा लगाने वाले व्यक्ति को एलएसएस में फ़ायदा ये भी है कि मैंने पैसा भी लगाया, मुझे टैक्स का बेनिफिट मिल गया, चलो ये तो बहुत बढ़िया हो गया जी। और इसी बहाने सरकार के पास जो है वो अमाउंट आ जाते हैं, जिससे सरकार को आगे तरक्की करने के लिए नए नए योजनाएं चलानी है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एनएचएआई बनते हैं। तो अब तो एक एनएचएआई बनने का अलग से फंड ही आ गया, ठीक है ना। तो उसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही आप समझिए पूरा का पूरा, उसके बारे में बातचीत होगी। तो उसके बाद क्या आ गया जी? उसके बाद आ गया जी एक फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप का मतलब क्या होता है कि अब आपने पहले बोला था जी मल्टी कैप, जिसमें 25-25-25 तो मिले मिड कैप, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में लगना ही लगना। लेकिन हम जब फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर अमाउंट ऊपर नीचे होगा। बोलिए यस और नो। तो इसका मतलब ये हो गया कि इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड फंड में आपको ये बोल दिया गया कि आप पैसा लगाओ, लेकिन आपके पास जो कैपिंग थी कौन सी, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की, उसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट थी, उसे हटा दिया जाएगा कि 25-25-25 जो बोल रहे थे वो हटा दो भाई। तुम्हारी इच्छा है कि इनमें से किसी में भी जो तुम्हें अच्छा लगे वो चेंज करते रहो, इसमें तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है कि नहीं। लार्ज कैप में कम करना है आपकी इच्छा है, ज़्यादा करना है आपकी इच्छा है, लेकिन इन टोटल इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड में 65% पैसा लगा रहना चाहिए। तो यहाँ पर शब्द ये बोल दिए गए कि मिनिमम आपको इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड में 65% ऑफ टोटल एसेट तो लगाना ही लगाना है। ओपन एंडेड स्कीम होगी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें इतनी करनी ही होगी, ठीक है जी। ये बन गया फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि इसमें आप मल्टीपल जो है चेंजेस कर सकते हो, यानी आप लार्ज कैप में ज़्यादा कर लो, कम कर लो, मिड कैप में ज़्यादा कर लो, कम कर लो, स्मॉल कैप में ज़्यादा कर लो, कम कर लो, ये आपकी इच्छा है। तो इसका मतलब ये एवर चेंजिंग है, डायनेमिक है। दैट इज़ वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज अ डायनेमिक फंड। This would be a dynamic fund where there can be investment across large cap, mid cap as well as small cap, और उसमें चेंज हो सकती है। तो फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में अंतर आपको नजर आ गया। मल्टी कैप के अंदर क्या सिचुएशन थी कि मिनिमम 25% कहाँ चाहिए, लार्ज कैप में, मिनिमम 25% मिड कैप में, मिनिमम 25% स्मॉल कैप में चाहिए। लेकिन यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी मल्टी कैप में, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास। इन टोटल आपको 65% लगाना ही है इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड में, लेकिन आप लार्ज, मल्टी और लार्ज, मिड और स्मॉल में परसेंटेज जैसे चाहो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन 65% मिनिमम वहाँ लगा होना चाहिए। तो ये सारी की सारी कहानी जो हमने 11 सब कैटेगरीज पढ़ी, ये सारी थी इक्विटी स्कीम्स की। अगला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा डेट स्कीम्स के बारे में, ठीक है। तो हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, वो आपको बता दिया गया है। इक्विटी, डेट और हाइब्रिड, ये 3 उसके मेन होंगे। तो पहले हम ये 3 पढ़ेंगे, उसके बाद बचे हुए दो उसमें कुछ नयापन भी आएगा। वो सारी की सारी बातें होंगी अगले सेशन में। इस सेशन में दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।